गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लीगल रीजनिंग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लीगल रीजनिंग हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि हमें क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अदर जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक अच्छे कॉलेज में सीट चाहिए और उस कॉलेज को में सीट पाने का एकमात्र रास्ता है लॉ के एंट्रेंस पेपर देने पड़ते हैं। और लॉ के एंट्रेंस पेपर में क्या पूछा जाता है? लीगल रीजनिंग, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है उस एग्ज़ाम का। और जो लीगल रीजनिंग के अंतर्गत हमें जो सब्जेक्ट्स और जो टॉपिक्स पढ़ने पड़ रहे हैं उसमें से एक है फंडामेंटल राइट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 पढ़ा था। 23 एंड 24 किससे रिलेटेड? सो 23 एंड 24 टॉक्स अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जिसमें लेबर, बेगर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब के बारे में। एंड 25 जो टू 28 जो आर्टिकल्स थे उसमें किस बारे में डिस्कस किया हुआ था? राइट टू रिलीजन, फ्रीडम टू चूज़ वन ओन रिलीजन, मतलब आप क्या और कौन से धर्म में विश्वास करना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर नेशन है। इंडिया के स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ना वो किसी एक धर्म को पैट्रोनाइज करती है। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन। और ये सेक्युलर वर्ड कब डाला गया था हमारे प्रीएम्बल में, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से अमेंडमेंट से डाला गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये लीगल जीके में पूछ लिया जाता है। सो सिंस इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन, तो यहाँ पे राइट टू रिलीजन है कि आप कौन से धर्म को मानेंगे। या अगर आप ऐसी भावना रखते हैं कि इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते और एंड एवरीथिंग इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट बेस, मतलब हर चीज़ की कोई वजह है, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, तो इस चीज़ की भी फ्रीडम है। स्टेट आपको ये आके नहीं बोलेगी कि आप प्लीज़ पूजा पाठ करिए या आप सो एंड सो धर्म को मानिए। सो ये सब और इससे रिलेटेड राइट्स आर्टिकल 25 से लेके 28 में मेंशन किए गए हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 32, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले आर्टिकल 29 से। और जो ये आर्टिकल 29 है ये किससे रिलेटेड है? ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे इंडिया की सोसाइटी में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल दिया गया है। और क्या कहता है आर्टिकल, एक बार देख लेते हैं। दिस प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन ग्रुप्स दैट रिसाइड इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। ये कौन से लोगों को और कौन से ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? जिनका कोई अपने आप में एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, या उनका जो बोलने का तरीका, या उनकी जो भाषा है वो, या जो उनका लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट क्या होती है, जिस तरीके से लिखा जाता है। तो इन तीनों में से अगर उनका कुछ भी बहुत डिस्टिंक्टिव फॉर्म है और वो आम लोग जो आप और मैं हैं, मुझ जैसे लोग हैं, उनके जैसा नहीं है, तो उनको राइट दिया जाता है टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। दिस राइट इज़ एब्सोल्यूट एंड देयर इज़ नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले के राइट्स देखे होंगे तो वहाँ पे क्या मेंशन था? हर एक राइट रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई ना कोई लिमिटेशन थी। और लिमिटेशन किस फॉर्म में थी? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मॉरल डिसेंसी, और कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन इम्पोज थी जो हमारे प्रीवियस फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि एब्सोल्यूट है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, एंड देयर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हेयर। तो मान लीजिए अगर आपके कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक ऐसा आर्टिकल आता है, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जहाँ पे वो बोल रहे हैं या उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ विल बी प्रोटेक्टेड प्रोवाइडेड सो एंड सो कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये क्लियर है दिमाग में कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट है और इस पर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। और क्यों नहीं लगाई गई है? क्योंकि इस आर्टिकल का होल एंड सोल एम जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई भी स्टेप लेना होगा तो वो लेगी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। द स्टेट शैल नॉट डिनाई admission into educational institutes maintained by it or those that receive aid from it
to any person based on race, religion, caste, language, etc. This right is given to individuals and not to any community. तो ये जो सेंटेंस है ये क्या कहता है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो अगर वो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, या तो वो स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है या फिर स्टेट उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या छोटे कॉलेजेस होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग दी जाती है। तो अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड है या फिर फंड्स रिसीव करता है, तो अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के टाइम स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो अगर कोई व्यक्ति या इंसान कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है तो स्टेट ये नहीं बोल सकती है एडमिशन के टाइम कि आप सो एंड सो लैंग्वेज बोलते हो, डेफिनेटली आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, या आप इस जाति के हो या आप इस धर्म को मानते हो तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, या इन्हीं पर्टिकुलर प्रजाति के लोगों को इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्टेट द्वारा मेंटेन इंस्टीट्यूट है या स्टेट द्वारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिनको फंडिंग दी जाती है, उस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। यहाँ पे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही। प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दिस राइट इज़ गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड नॉट टू कम्युनिटी। ये एक इंडिविजुअल को राइट दिए गए हैं, ना कि कम्युनिटी को राइट दिए गए हैं। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 29। अब हम बात करेंगे आर्टिकल की, जो कि है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 30। और इसमें क्या राइट दिए गए हैं? माइनॉरिटीज़ को राइट दिए गए हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बना सकें, मतलब स्थापित कर सकें और उनको एडमिनिस्टर कर सकें। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि ये वर्ड जो माइनॉरिटीज़ है जो बार बार यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम आर्टिकल 29 और 30 है ही माइनॉरिटी से रिलेटेड और हम माइनॉरिटीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये माइनॉरिटीज़ होते कौन है? माइनॉरिटीज़ कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हैं और इनको नोटिफाई करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, जिनको जो कि बहुत कम संख्या में है, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और इंडिया में माइनॉरिटीज़ कौन कौन है मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। दे आर मुस्लिम्स, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर सिख्स, दे आर बुद्धिस्ट एंड पारसीज एंड जैन। सो इंडिया में ये लोग जो हैं ये माइनॉरिटीज़ के एम्बिट में या माइनॉरिटीज़ की कैलकुलेशन या काउंट में आते हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़, सो इट मीन्स पीपल हेलिंग फ्रॉम और पीपल बिलोंगिंग टू दीज 6 communities. Okay. Now Article 30, all religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. तो या तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक, मतलब उनका बोलने का लहजा या तरीका इस तरीके का है कि बहुत कम तरीके के ऐसे लोग पाए जाते हैं। सो हमारे कंट्री में 2 तरीके की माइनॉरिटीज़ होती हैं या 2 तरीके के माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्निशन मिला हुआ है। फर्स्ट इज़ रिलीजियस एंड नेक्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। और उनको ये राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, हमारे संविधान द्वारा, कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकती हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकती हैं of their choice. The state should not, when granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language. अगर स्टेट कोई ग्रांट्स दे रही है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उसको वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ग्रांट देते हुए कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, ये तो माइनॉरिटीज़ द्वारा मेंटेन्ड है, इनको हम फंड नहीं देंगे। या फिर वो ऐसे भी नहीं कर सकती कि जो इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज़ द्वारा मेंटेन है हम उन्हीं को ही फंड देंगे, बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं देंगे। सो स्टेट कैन नॉट डू दैट। अगर स्टेट ऐसा कर रही है तो डेफिनेटली इनके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और कहाँ अप्रोच करेंगे वो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। और कोर्ट जाके हम जैसे अप्रोच किया तो वहाँ जाके हम अपना फंडामेंटल राइट जो है, और वो राइट क्या है कि राइट
दिया गया माइनॉरिटीज़ को टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो वहाँ पे आप कंप्लेन करिए कि देखिए यहाँ पे भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, और ये फंडामेंटल राइट दिया गया था कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं पे जो कि कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था आर्टिकल 32 को, ये किसके द्वारा बोला गया था? B.R. अम्बेडकर द्वारा बोला गया था। और B.R. अम्बेडकर कौन है? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत है कि ये जो महान व्यक्ति थे ये कौन थे। अब इस आर्टिकल को अगर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है तो डेफिनेटली कुछ तो इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस होगी, तभी उसको इतना इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम जितने भी राइट्स पढ़ रहे थे वो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और अगर उनको अभी तक बस हमने ये पढ़ा कि अगर उनको कोई ब्रीच कर दे फंडामेंटल राइट्स को तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 32 है वो ऐसा एक राइट प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए अगर आपका जो फंडामेंटल राइट है वो कोई ब्रीच कर रहा है तो राइट टू मूव टू द कोर्ट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स itself अ फंडामेंटल राइट। इसको अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बना दिया, किसको? कि अगर आपका जब फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है सो राइट टू मूव टू द कोर्ट, मतलब कोर्ट जाके कंप्लेन करने का या कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का जो अधिकार है ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। इसको कोई भी आपसे ले नहीं सकता, कोई भी आपको कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो ये जो राइट टू मूव टू द कोर्ट है टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। आपसे कोई ले नहीं सकता, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। और वो कौन सी सिचुएशन में किया जा सकता है? वो ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एंड जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, और नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। इसी केस में और अंडर दिस सर्कमस्टांस ओनली जो ये फंडामेंटल राइट है इसको सस्पेंड कर सकते हैं। इसको ले तो किसी भी कीमत में नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है जो कि एक सिटीज़न को दिया जाता है। सो एक बार देख लेते हैं। दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट प्रोवाइड्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया गया है और या कोई बाधा डाल रहा है उसको इन्फोर्स करने के लिए, तो वो जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं टू एनफोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे टू एनफोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स? दे विल इशू रिट्स। अब ये रिट्स क्या होती हैं और किन किन प्रकार की होती है ये हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो जब भी सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराने होते हैं तो वो रिट्स इशू करती है। इफ़ it is infringed by any private entity or by state. A citizen can also approach High Court for the enforcement of the right under Article 226 of the Constitution. तो ये जो अधिकार है to get the rights enforced from Supreme Court ये आर्टिकल 32 में है, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं टू एनफोर्स आर फंडामेंटल राइट्स जो कि comes under Article 226. So that is why it is called heart and soul of the Indian Constitution. ये मतलब ये अस्तित्व है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक तो सबसे पहले तो कि आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कोई ब्रीच करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरीज, अगर आपको कोई कोर्ट जाने से रोक रहा है, अगर आप कोई रुकावट डाल रहा है कि आप नहीं एनफोर्स करा सकते कोर्ट जाके, वो भी फंडामेंटल राइट है आपका कि आप कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। और क्यों? ताकि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा पाएँ। और अब जब हम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट्स इशू करती है। और वो रिट्स क्या हैं और किन किन प्रकार की है हम देख से नेक्स्ट स्लाइड में। सो जो फर्स्ट रिट है उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस।
It is a Latin term which means to produce the body of the person who has been detained by the authority. तो habeas corpus का literal जो meaning होता है उसका ये मतलब होता है to produce the body. किसकी body लेके आओ? जिस व्यक्ति को आपने detain कर लिया, किसी भी authority द्वारा detain कर लिया है. तो यहाँ authority का मतलब private person भी हो सकता है. अगर आपको पता है कि किसी private person ने, ठीक है, किसी पर्सन को डिटेन करके रखा है या अपने पास बंदी बना लिया है, देन कोर्ट एक रिट इशू करेगी. और कौन सी रिट इशू करेगी उस केस में? हैबियस कॉर्पस की. और उस रिट में क्या होगा कि जो सो एंड सो पर्सन आपने डिटेन कर रखा है अपने पास, उनकी बॉडी को लेके आओ. मतलब ये नहीं कि वो मर गए हैं तो लेके आओ, मतलब बॉडी, मतलब फिजिकली जो पर्सन है उनको प्रेजेंट करो कोर्ट में लाके. दिस रिट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिशियल टू डिलीवर अ डिटेन पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. मतलब फिजिकली कोर्ट में लेके आया जाए उस व्यक्ति को. एंड प्रोवाइड वैलिड रीजंस फॉर द डिटेंशन. और रीजंस दिए जाएं कि सो एंड सो रीज़न की वजह से इन व्यक्ति को या इस इंसान को डिटेन किया गया था. इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट पर्सन, जो कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. दिस रिट fulfills the aim of right to liberty and can be moved by the person himself or someone on his behalf. So ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया है वो ही ये रिट इन्फोर्स कराएंगे. भाई वो तो ऑलरेडी डिटेंशन में है तो वो कैसे करेंगे. सो इसलिए ये यहाँ पे एक राइट दिया गया है कि उस व्यक्ति के बिहाफ में कोई उनका रिलेटिव, कोई सोशल एक्टिविस्ट, उनके बिहाफ पे ये जाके रिट इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सो एंड सो पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में. और यहाँ पे वैलिड रीजंस दिए जाएं कि क्यों इस व्यक्ति को डिटेंशन में रखा गया है. इट इज़ नॉट इशूड इन द केस द पर्सन इज़ अरेस्टेड अंडर द कंटेम्प्ट और ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. भाई अब अगर कोई क्राइम किया है तो इसलिए जेल में हो या डिटेंशन में हो तब ये रिट इशू नहीं होगी. ये तब होगी जब अचानक ही कोई आए और आपको उठा के ले जाए और आपको बता भी नहीं रहे हैं कि क्यों डिटेन कर दिया गया है, ना आपकी फैमिली वालों को बता रहे हैं कि क्यों डिटेन कर दिया गया है. तो इससे क्या इंश्योर होता है? राइट टू लिबर्टी, क्योंकि हमें यहाँ फ्रीडम दी गई है टू मूव अराउंड द कंट्री फ्रीली. ऑल्सो वी हैव राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. जब हम डिटेंशन में होते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ होती है दैट इज़ नॉट इक्वल जब हम एक फ्री लाइफ जी रहे होते हैं. डिटेंशन में देर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस. इनफैक्ट आपको टॉर्चर भी किया जाता है और आपसे बहुत सारे कन्फेशंस कराए जाते हैं. सो इसलिए ऐसा किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो. कोई बंदा या इंसान जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी अगर उसको पकड़ के ले गई है पुलिस, तो ऐसे लोगों के राइट्स को बचाने के लिए ये रिट इशू करवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. और ये रिट सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कौन सा कोर्ट इशू कर सकता है? जो हमारा स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं वो भी इशू कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. आते हैं नेक्स्ट रिट पे. ये रिट है मैंडेमस. इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड. और किस चीज़ के लिए कमांड? मतलब ये जो रिट इशू होती है ये एज अ या इन द फॉर्म ऑफ कमांड होती है. और कमांड यहाँ पे किसको दी जा रही है? इट इज़ इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और टू अ ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी व्हेन दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी. सो अब मान लीजिए अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड खरीदी है नहीं और उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको डेफिनेटली आपकी जो वहाँ की जो अथॉरिटी है रिस्पेक्टिव स्टेट या सिटी की, वहाँ जाना पड़ेगा. और आपको पता चल रहा है कि जो वहाँ पे जो ऑफिशियल, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं पेपर्स आपके नाम पे, जबकि आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ अपनी तरफ से पूरी कर चुके हैं. और कुछ ना कुछ बहाना देके या तो वो डेट आगे खिसका देते हैं या फिर वो काम करने से मना कर रहे हैं कि नहीं वो तो आपके नाम पे करेंगे ही नहीं है प्रॉपर्टी. तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप अगेन कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से आप कौन सी रिट इशू करवा के लाएंगे? मैंडेमस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमांड दिया होगा उस व्यक्ति को, उस पर्सन को होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस टू परफॉर्म देयर ड्यूटी. अपनी ड्यूटी पूरा करने का उसमें कमांड होगा. सो इट इज़ रिट इशूड टू पब्लिक ऑफिस टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी. दिस रिट इज इशूड एट द विल ऑफ द कोर्ट and is issued to perform and not the one in which he has discretion to perform. So first condition, ये जो रिट है इट इज़ इशूड एट द विल ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का मन आएगा तो ही इशू होगी. आप
वहाँ पे आपको कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता भाई, वो तो आपका फंडामेंटल राइट है ना आर्टिकल 32 में। उसके बाद ये रिट इशू करेंगे या नहीं करेंगे ये टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेकंड बात क्या है, ये उन्हीं ड्यूटीज़ के लिए दिया जाएगा जो पब्लिक ऑफिशियल था उसके लिए मैंडेटरी था ये परफॉर्म करना, मतलब ज़रूरी था, कंपलसरी था, ना कि डिस्क्रिशनरी था कि उसके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑफिशियल पे छोड़ा हुआ है कि वो उसकी डिस्क्रिशन पे कि वो ये ड्यूटी करे ना करे। ये सिर्फ उन्हीं ड्यूटीज़ के लिए रिट इशू करी जाती है, उन्हीं जो फंक्शंस के लिए जो कि कंपलसरी हैं उस पब्लिक ऑफिशियल के लिए परफॉर्म करना। दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज द प्रेसिडेंट्स इन इंडिविजुअल्स एंड जजेस एक्टिंग इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। ये किन के अगेंस्ट नहीं करी जा सकती? अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई मैनेजर है और आप उस कंपनी में एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आपको छुट्टी चाहिए और मैनेजर सैंक्शन नहीं कर रहे छुट्टी, तो पता चले आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि आप कमांड करिए इन मैनेजर को कि ये मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दे, तो कोर्ट बोलेगी जी नहीं, शायद आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था, ये अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्रेसिडेंट्स एंड जजेस एक्टिंग इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी, उनके अगेंस्ट नहीं करी जा सकती। ये किन के अगेंस्ट करी जा सकती है? लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स या कोई पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही करी जा सकती है। चलते हैं हमारी थर्ड टाइप की जो है प्रोहिबिशन। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, हर जो कोई कोर्ट होता है, कोई ट्राइब्यूनल होती है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, तो उनकी एक लिमिटेड पावर्स होती है, मतलब एक पावर्स पे लिमिट होता है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो कंज्यूमर कोर्ट्स जो होते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट्स 3 टियर में डिवाइडेड है और हर कोर्ट की एक लिमिटेशन होती है कि वो इस कैपेसिटी के बियॉन्ड जो केसेस हैं वो यहाँ नहीं सुने जाएंगे, उसके नेक्स्ट लेवल पे सुने जाएंगे। या फिर चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ, एक होते हैं हमारे सिविल कोर्ट्स और एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। तो सिविल जो कोर्ट्स हैं उनके पास क्या पावर है कि वो सिर्फ सिविल केसेस को सुन सकते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट्स के पास क्या पावर है कि वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस को ही सुन सकते हैं। बट अगर ऐसी सिचुएशन आए कि एक सिविल कोर्ट कोई क्रिमिनल केस में फैसला सुना रहा है या सुना दिया है, तो उस केस में क्या होगा, आप बोलेंगे कि ये जो सिविल कोर्ट है इनके पास तो अथॉरिटी नहीं थी, तो इन्होंने कैसे ऑर्डर या जजमेंट पास कर दिया इन अ क्रिमिनल केस। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप कौन सी रिट के लिए अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को? प्रोहिबिशन के लिए। और यहाँ पे क्या है, इट इज़ इशूड टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट in order to prevent them from exceeding its jurisdiction or exercising the jurisdiction which it does not possess. So कौन सी 2 केसेस में ये इशू करी जाती है? फर्स्ट, कि वो जो कोर्ट है इट शुड नॉट एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन, मतलब जितनी उसको पावर दी गई है उसके अंदर ही वो काम करे। और सेकंड क्या है कि इट शुड नॉट एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन विच इट डज नॉट हैव, ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज ना करे जो उसको दी ही नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिविल कोर्ट है, वो क्रिमिनल केस की सुनवाई ही नहीं कर सकता, ना उसमें कोई जजमेंट पास कर सकता है। It can also be issued to prevent the courts to act against the principles of natural justice. और कौन से थर्ड केस में जहाँ इशू कर सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द कोर्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं उनके अगेंस्ट एक्ट करने से भी रोकने के लिए ये रिट इशू करी जाती है। दिस रिट कैन बी इशूड only when the proceeding before the courts are pending. So ये जो रिट है ये कब तक इशू कर सकते हैं? जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। एक बार जब वो पास कर दिया है तब ये रिट इशू नहीं हो सकती, ये सिर्फ तब होती है जब तक कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया है। कोर्ट हैज़ नॉट पास द ऑर्डर। ओके, सो दिस इज़ द रिट जो इशू होती है ऐसे केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट रिट जो कि सेरेटोरारी है। और सेरेटोरारी में क्या दिया गया है? सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सो इस वर्ड का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। और किस लिए सर्टिफाइड या इन्फॉर्म्ड? दिस रिट इज़ इशूड बाय हाई कोर्ट। फिर से कहा, हाई कोर्ट को इससे द्वारा इशू करी जाएगी टू अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। It is issued in the case where the lower court has or is expected to exceed its jurisdiction.
It is issued to quash an order passed by an inferior court or tribunal which had no jurisdiction to pass such order or which acted beyond the limits of its jurisdiction while passing the order. तो अगर आपने जो प्रीवियस रिट है उसमें ये देखा था कि कब रिट इशू होती है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पास करने से पहले ऑर्डर पास करने से पहले वो इशू हो जानी चाहिए. लेकिन जो ये रिट है ये ऑर्डर पास होने से पहले या तो इशू होगी या बाद में. मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि ऑर्डर पास होने से पहले ही ये रिट इशू होनी चाहिए, ऑर्डर पास होने के बाद भी ये रिट इशू करी जा सकती है कि जो ऑर्डर पास किया है लोअर कोर्ट ने वो बियॉन्ड इट्स एक्टिंग कैपेसिटी था. नाउ दैट ऑर्डर विल बी स्टैंड कैंसल्ड और जो ये इस केस की सुनवाई अब हायर कोर्ट में होगी जिसके पास अथॉरिटी है टू लिसन टू दैट केस और टू हेयर दैट केस, एंड वो जो रिस्पेक्टेड कोर्ट है वो डिसाइड करेंगे कि क्या उस केस का फेट होगा या क्या उसका डिसीजन होगा. सो जो ये सेरेटरी जो रिट है इट इज़ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव. क्यूरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, तो प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना, क्यूरेटिव का मतलब होता है ठीक करना. तो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन थी वो प्रिवेंटिव थी, मतलब सिर्फ रोक लगानी, और रिट जो ये सेरेटरी है ये प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव ही है. क्यूरेटिव का मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, रेक्टिफाई कर देना. नाउ आई होप ये क्लियर हो गई होगी कि इसमें क्या है. और अब बची है हमारी लास्ट रिट ऑफ द डे जिसका नाम है क्वो वारंटो. क्वो वारंटा का लिटरल मीनिंग होता है अंडर व्हाट अथॉरिटी, या मैं आपको हिंदी में बोल के बताऊं तो किस हक से. तो किस हक से आप यहाँ बैठे हैं, किस हक से आपने ये ऑर्डर पास किया है. सो ये हम डिसाइड करते हैं अंडर क्वो वारंटो, एंड इट इज़ इशूड अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू. अगर आपको पता चलता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने एक पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है एंड ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, so in that case the person or the aggrieved person can approach the court, that is the Supreme Court, and can get the writ issued under the heading quo warranto, and then एक इंक्वायरी होगी against that person, and if not found fit the person will be removed from that position. The objective behind issuing this writ is that the public has vested interest in the public office and they would not want anyone who is not competent or eligible to hold the office. Definitely ये किस लिए, लार्जर पब्लिक गुड या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इशू करी गई है जाती है ये रिट, क्योंकि देखिए हर एक पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कोई ना कोई फंक्शन डिफाइंड है हमारी जो इकोनॉमी के रनिंग में. अगर वहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति जाके बैठ गए या बैठ जाएं जो कि एलिजिबल नहीं थे या कॉम्पिटेंट नहीं थे या उनको राइट नहीं था वहाँ पे बैठने का, फिर भी उनको दे दिया गया, तो इससे क्या होगा, देश का नुकसान होगा, देश का जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा आएगी. सो वी वुड ऑलवेज वांट अ पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट इनफ हो या एलिजिबल हो एक पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए. और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं है, सो अ रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट दैट पर्सन and the respective actions will be taken. So one thing to note, जो यहाँ पे इंक्वायरी होती है वो सिर्फ पब्लिक ऑफिस में के अगेंस्ट हो सकती है, किसी प्राइवेट ऑफिस या प्राइवेट पोजीशन के अगेंस्ट नहीं हो सकती है. ऑल्सो जो वो ऑफिस है या वो पोजीशन है इट शुड होल्ड सम पब्लिक इम्पोर्टेंस, प्लस इट शुड बी क्रिएटेड, इट शुड बी परमानेंट ऑफिस. मतलब सबसे बड़ी जो इसमें वो कंडीशन है, परमानेंट ऑफिस होना चाहिए. और साथ साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट. स्टैट्यूट मतलब किसी एक्ट के अंडर डिफाइंड है वो ऑफिस. मान लीजिए जैसे एक कोई इनकम टैक्स ऑफिसर मान लेते हैं या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मान लेते हैं, तो ये क्या स्टैट्यूट्स द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड करे गए ऑफिसेस हैं. ठीक है, एक एग्जांपल और मान लेते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ये जो ऑफिसेस हैं, ये पोजीशंस हैं, ये कहाँ कैसे डिफ़ाइन करी गई हैं, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या कुछ एक्ट्स या लेजिस्लेशन द्वारा. ऐसी पोजीशंस के लिए ही ये रिट इशू हो सकती है. ये नहीं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसके बाहर एक चौकीदार बैठा है, तो आपको आज पता लगाना है कि ये किस हक से यहाँ बैठा है, किसने इसको अधिकार दिया कि यहाँ बैठे हुए हैं और चौकीदारी कर रहे हैं. तो उनके लिए अगर आप कोर्ट जाने लग गए या ऐसी छोटे पोजीशंस के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं,
अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो हमारा रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट है उनका भी जो कीमती समय है वो वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी मिनिस्टीरियल पोजीशन। कोई मिनिस्टर की पोजीशन के अगेंस्ट भी ये रिट इशू नहीं कराई जा सकती। किसके अगेंस्ट नहीं कराई जा सकती? फर्स्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रियल पोजीशन। देन जो ऑफिस है वो परमानेंट ऑफिस होना चाहिए एंड जो पोजीशन है इट शुड बी क्रिएटेड बाई आइदर प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी एक्ट या लेजिस्लेशन द्वारा क्रिएट करी जानी पोजीशन है, तभी ये आप जो रिट है इशू करवा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गई होंगी जो 5 रिट्स हमने पढ़ी। कौन सी? हैबियस कॉर्पस, नेक्स्ट थी मैंडेमस, फिर थी प्रोहिबिशन, देन थी सेरेटरी एंड लास्ट थी क्वो वारंटो। इन 5 पे कहीं ना कहीं घूम के क्वेश्चन आता है और स्टैटिक पार्ट में आएगा लीगल जीके में। इसमें लीगल रीजनिंग में तो नहीं आते इतने क्वेश्चन, बट लीगल जीके में आ जाएंगे कि अगर इफ़ मान लीजिए कि क्वेश्चन आया इफ़ मिस्टर ए इज़ डिटेन्ड without letting him know the valid reasons for detention and he was taken away at the strike of midnight on so and so date, now what recourse is available to Mr. A or his family? So उसमें अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें आप कौन सा टिक करेंगे? writ of habeas corpus can be enforced by the Supreme Court in favor of Mr. A। मतलब मिस्टर ए के जो डिटेंशन है उसके लिए जो मिस्टर ए हैं या उनकी फैमिली उनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है टू गेट द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एनफोर्स एंड देन मिस्टर ए विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट टेलिंग हिम द रीजंस कि इन्हें क्यों डिटेन किया गया। सो फ्रेंड्स आज जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं वो थे आर्टिकल 29 एंड 30 एंड आर्टिकल 32 जिसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और किसके द्वारा बोला गया है? BR अम्बेडकर द्वारा बोला गया है। ये लाइन नहीं भूल रही, कहीं क्या पता किसी भी तरीके से पूछ ली जाए। सो यू शुड नो अबाउट इट एंड आपको पूरी तरीके से तैयारी रखनी है। ये नहीं आप सिलेक्टिव पढ़ रहे हो, अच्छा ये छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है वीडियोस में, स्लाइड्स में, तो उसको क्यों नहीं लेना? मतलब उसको छोड़ना ही क्यों है? कोई ऐसी बहुत हैवी मटेरियल तो हम शेयर करते भी नहीं है, बहुत इजी सी स्लाइड होती है। कोशिश करते हैं हम कि क्रिस्प से क्रिस्प मटेरियल आपको दिया जा सके हमारे द्वारा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले मॉक सॉल्व करने में और ये जो पढ़ने समझने वाला काम है वो हम आपकी हेल्प करें उसमें। तो अगर आपको कोई थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करा करिए, उसको फटाफट से ग्रास्प करने की कोशिश करा करिए। सो पता नहीं होता कौन सी चीज़, कौन सा क्वेश्चन कहाँ काम आ जाए। हो सकता है अगर आपके लॉ एंट्रेंस में ना आए, कभी आप कोई लॉ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी ईयर का पेपर लिख रहे हैं, वहाँ आपसे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए या आपको आपके आंसर राइटिंग में आगे काम आए। सो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए। सो with this I would like to wind up my video for the day and stay home and stay fit. Thank you so much for your patience listening.